हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसके नोट्स। हम इस चैप्टर के नोट्स में देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे अपने ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे और अपने कैरेक्टर्स और वेरिएशंस को नई जनरेशन के अंदर कैरी करते हैं। इस चैप्टर के सब में हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में अपन देखेंगे और बहुत ही ब्रीफ तरीके से ये नोट्स आपको समझाए हुए हैं। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले बच्चों अपन देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन के थ्रू प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो अपनी नई जनरेशन के अंदर या अपने जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को कंटिन्यू करते हैं वन स्पीसीज टू नेक्स्ट जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो इस तरीके से उनके अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे कैरेक्टर्स को नए जनरेशन में कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उस रिस्पॉन्सिबल होने वाली चीज़ का नाम है डीएनए। ये डीएनए हर एक सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है जिसमें इंफॉर्मेशंस उसके अंदर रहती है और हर एक जो ये जो इंफॉर्मेशंस हैं वो इंफॉर्मेशंस इस जनरेशन रिप्रोडक्शन के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कैरी करता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो अब आप देखोगे कि ये डीएनए की जो कॉपी होती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसमें कुछ वेरिएशंस आ जाती है और ये वेरिएशंस धीरे धीरे अगर उनकी वेरिएशन धीरे धीरे टेंडेंसी उनकी वेरिएशन की टेंडेंसी होती है कि वो एक नया इवोल्यूशन करके एक नई स्पीशीज़ को जनरेट करें। तो इस तरीके से हम आगे देखें कि जो इम्पोर्टेंस क्या है, इस वेरिएशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस वेरिएशन की अगर इम्पोर्टेंस की अपन बात करें तो ये अपने बॉडी के डिज़ाइन को मेंटेन करने के लिए एनिमल्स को प्लांट्स को सरवाइव करने में एग्जिस्टिंग जो एनवायरनमेंट होता है उसमें हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ ये जो वेरिएशंस है ये वेरिएशंस किस कारण से आती है, ये वेरिएशंस इस एनवायरनमेंट में होने वाले कंटिन्यूसली चेंजेस जो उसके टेम्परेचर में, क्लाइमेट में, वाटर लेवल में, इन सब के कारण ये वेरिएशंस आती है। और जो वेरिएशन के कारण या इन सभी चेंजेस के कारण जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडजस्ट कर लेता है तो वो एडजस्ट कर लेता है तो वो नया आगे सरवाइव कर जाता है। अदरवाइज वो क्या हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, यानी कि इस एनवायरनमेंट से वो लुप्त हो जाता है। तो इस तरीके से जो सरवाइव कर लेते हैं वो सरवाइव करने के साथ साथ एनवायरनमेंट की जो चेंजेस उनको अडॉप्ट कर लेता है वो आगे कैरी कर जाता है। तो अब ये डिफरेंट, अब हम इसके आगे देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने हैं। तो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन टू टाइप्स हैं, एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो न्यू इंडिविजुअल उस सिंगल पेरेंट के कारण ही बनता है। अब अब आप खुद समझो कि अगर सिंपल या सिंगल पेरेंट के कारण कोई न्यू इंडिविजुअल जनरेट हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके अंदर होने वाले सारे के सारे कैरेक्टर्स भी उसके पेरेंट के जैसे ही होंगे। अब ये जो रिप्रोडक्शन का टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे फिजन के द्वारा, बडिंग के द्वारा, रिजनरेशन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन etc। तो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स में, प्लांट्स के अंदर और कुछ एनिमल्स में इस तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजन। जो फिजन रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो एनिमल या जो प्लांट है उसकी जो सेल है वो टू सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। जो पेरेंटल सेल है वो टू सेल्स में डिवाइड हो जाती है और स्पेशली ये किन में होता है, यूनिसेलुलर एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर। जो सिंगल सेल के एनिमल प्लांट्स हैं अगर उनकी सेल टू सेल्स में डिवाइड हो जाएगी तो इस तरीके से बनने वाला नया
ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन का टाइप्स होगा वो कौन सा होगा, फिजन। अब इसमें अपन देखें तो फिजन भी टू टाइप का होता है, एक तो बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन यानी कि जो एनिमल्स, जो प्लांट है, एनिमल है, उसकी जो बॉडी है वो किसमें, टू टू फ्रेगमेंट्स के अंदर या टू सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये वाला फिजन होता है बाइनरी फिजन, जो अमीबा और पैरामीशियन में। और इसी तरह के मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। अब आप यहाँ देखोगे बाइनरी फिजन में ये जो अमीबा की जो सेल है वो धीरे धीरे एक टू सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो इससे ये बाइनरी फिजन का एग्जांपल हो गया। इसी प्रकार लेसमानिया में भी जो एग्जांपल किसका है, ये बाइनरी फिजन का। मल्टीपल फिजन की बात करें तो मल्टीपल फिजन में एक सेल मैनी टाइप्स ऑफ सेल या मैनी सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो ये बड़ा एग्जांपल है प्लाज्मोडियम का। तो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन और लिस्मानिया अमीबा में बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। अब सेकंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, सेम उसी की तरह जैसे फिजन है उससे मिलता जुलता ही है। इसमें भी ऑर्गेनिज्म है जो टू सेल्स के अंदर, स्मॉलर टू पीस के अंदर डिवाइड हो जाता है, और वो दोनों के दोनों पीस हैं वो बाद में मैच्योर हो जाएंगे, और मैच्योर होके क्या बनाया जाएगा, नया इंडिविजुअल बन जाता है। जैसे स्पायरोगायरा के अंदर फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन आपको इस फिगर में शो किया गया है। नया जन टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन इसमें क्या होता है बच्चों कि कोई भी जो एनिमल है वो कट या ब्रेक डाउन होता है इनटू मैनी पीसेस, एक से अधिक पीस के अंदर वो टूट जाता है। टूटने के बाद में हर एक पीस नया इंडिविजुअल बना देता है, और इससे हर एक पीस ग्रो करेगा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे आप इस प्लेनेरिया में देखोगे, प्लेनेरिया के जो एनिमल है इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और हर एक पार्ट इंडिविजुअल एक नया प्लेनेरिया ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल का वह है बडिंग। बडिंग रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल्स हैं उस इंडिविजुअल्स के ऊपर एक टाइनी बड फॉर्म होती है जो धीरे धीरे पेरेंटल बॉडी से डिटेच होती जाती है। डिटेच होने के बाद में मेच्योर होके एक नए इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो जाती है। जैसे कि हाइड्रा में आप देख रहे होंगे एक छोटी सी बड यहाँ पे फॉर्म हुई है, और ये बड धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है, और एक बाद में इसे डिटेच हो जाएगी, और डिटेच होके यहाँ से हटके एक नया हाइड्रा इसमें जनरेट करेगी। नया जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल वाला वो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन में जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के अंदर स्पेशली होता है कि ये वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। जैसे कि रूट्स स्वीट पोटैटो और डहेलिया, इनमें रूट्स से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। स्टेम पोटैटो और जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपागेशन का टाइप है स्टेम। और लीव्स जैसे ब्राइफिलम की लीफ से आपने देखा होगा कि उसके जो लीफ के नोच होते हैं उस नोच से क्या हो जाता है, नए ब्राइफिलम प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ और मेथड्स हैं जिनके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा, जैसे ग्राफ्टिंग है, कटिंग है, लेयरिंग है। तो ग्राफ्टिंग होती है मैंगो, कटिंग रोज, और लेयरिंग जैस्माइन। और एक और होता है टिश्यू कल्चर। इसमें इन सभी के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नया प्लांट ग्रो करवाया जा सकता है। जो टिश्यू कल्चर है, इस टिश्यू कल्चर में जो सेल्स हैं उनको एक कल्चर मीडियम के अंदर रखा जाता है जहाँ पर ये रैपिडली डेवलप होती है और स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेती है। इन स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स को सेलस कहते हैं, और ये सेलस फिर बाद में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं अनदर मीडियम में जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो कि इस सेलस को ग्रो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल या उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। ये जो प्लांटलेट्स ये ग्रो करने के बाद प्लांटलेट्स कहलाते हैं, और इनको सॉइल के अंदर फॉर्म
जहाँ पे मैच्योर होने के लिए इनको रख दिया जाता है, सॉइल में लगा दिया जाता है और नया प्लांट बन जाता है। तो इस टिश्यू कल्चर के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो इस टिश्यू कल्चर के जो बेनिफिट्स हैं उसमें आप देखोगे कि यहाँ पे वन पेरेंट से नया प्लांट डेवलप हो रहा है और वो भी डिजीज़ फ्री कंडीशंस के अंदर होता है। और सिमिलरली पेरेंट की तरह उसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं। साथ के साथ ये जो सीडलेस प्लांट्स हैं, उन सीडलेस प्लांट्स को ग्रो करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर हम और देखें तो जैसे कुछ प्लांट्स बनाना है, रोज़ है, जैस्मिन है, इन सभी प्लांट्स में जिनमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन करवाने के लिए ये जो टिश्यू कल्चर है, ये टेक्निक बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। अब यहाँ पे आपके सामने जो ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर वेजिटेटिव प्रोपागेशन ब्रायोफिल्म के अंदर शो कर रहा है। यहाँ आप देख रहे होंगे जो प्लांट की जो ये छोटी छोटी नोच है, इन नोच के अंदर नया जो ब्रायोफिल्म की लीफ है, ब्रायोफिल्म के जो नया ब्रायोफिल्म प्लांट है, वो यहाँ से एकोमोडेट जो कंडीशंस है वो आने पर उग जाता है। इसी के साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक और टाइप है, उसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोर फॉर्मेशन उन प्लांट्स में होता है जिनमें स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। और हर एक स्पोर नए प्लांट के या नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें जैसे ये एग्जांपल्स इसका अगर आप देखेंगे तो फंजाई है, राइजोपस है, इन सब के अंदर स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। अब बच्चों जो सेकंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके द्वारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करी जाती है। और ऐसा इन्वॉल्वेशन जिसके या फ्यूज़न जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट एग, जिसके द्वारा नया जो ऑफस्प्रिंग आएगी। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब अपन ने पहले ऊपर देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके टाइप्स देखे तो वो तो बिल्कुल इजी टाइप के हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। इसमें बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके कारण इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। अब जो रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ की फीचर्स हैं जिनके बारे में अपन देखते हैं। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है। इसके साथ साथ जो कि एक सेल डिवीजन का टाइप है, जिसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो तो हाफ रह जाते हैं, जिससे के द्वारा हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। जैसे स्पर्म है, स्पर्म में भी 23 और ओवम में भी 23 इस तरीके से क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। और इनके फ्यूजन के द्वारा मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के द्वारा जाइगोट बनता है, और जाइगोट आगे फर्दर डेवलप होता है किसके अंदर? न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर। अब जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उन ऑफस्प्रिंग्स के अंदर या नई जो क्या बोलते हैं, नए बच्चे हैं, जो चाइल्ड होगा उस चाइल्ड के अंदर कुछ वेरिएशंस आएंगी, और वो वेरिएशंस आइडेंटिकल होती है कैसे? जो पेरेंट्स के द्वारा उसके अंदर आती है। और ये जो वेरिएशंस है धीरे धीरे इवोल्यूशनरी होती है, यानी कि ये वेरिएशंस आगे कैरी करके एक नई स्पीशीज को जन्म दे सकती है। अब आगे हम देखेंगे वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल मोड ही क्यों आवश्यक है। एसेक्सुअल भी तो चलता है, जैसे प्लांट्स में अपन ने ऊपर पढ़ा, तो क्या ऐसे बड़े एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कैरी कर सकता वेरिएशंस को? तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ मेल और फीमेल गैमेट्स रिक्वायर होते हैं जिससे ऑफस्प्रिंग बनती है, और इनके कंबाइनिंग के द्वारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्स्ट जनरेशन में फॉरवर्ड किया जाता है। नेक्स्ट इसका जो की फीचर है वो है जेनेटिक वेरिएशंस।
जो जेनेटिक वेरिएशंस है वो जेनेटिकली डाइवर्सिटी जनरेट करता है, किसके द्वारा करता है? बाय मिक्सिंग डीएनए फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स कौन से हो गए? मेल और फीमेल के, दोनों के, जिसके द्वारा नया जन ऑफ स्प्रिंग बनेगी। अब इसमें एक और वर्ड आता है जीन पूल मिक्सिंग। ये जीन पूल मिक्सिंग है वो जेनेटिक वेरिएशंस को एनहांस करता है एक पॉपुलेशन के अंदर, जिसके द्वारा ये सर्वाइवल यानी कि जो वेरिएशंस आएंगे वो वेरिएशंस आगे कंट्रीब्यूट करेंगे नई स्पीशीज के लिए। डीएनए मैनेजमेंट, ईच पेरेंट कंट्रीब्यूट्स जर्म सेल्स। जो हर एक पेरेंट्स हैं वो जर्म सेल्स, जिनको अपन गैमेट्स भी करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं विथ हाफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। जैसे ऊपर बताया ना मैंने कि 23 मेल के और 23 फीमेल के क्रोमोसोम्स इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, और कंट्रीब्यूट करने के बाद में वो कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद में रिस्टोर हो जाते हैं फुल क्रोमोसोम्स के अंदर। 23 एंड 23 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, जिसके द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग के अंदर वो क्रोमोसोम्स वापस मैनेज हो जाते हैं। स्पेशलाइज्ड गैमेट्स, स्पेशलाइज्ड गैमेट्स क्या होते हैं? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर स्पेशलाइज्ड गैमेट्स होते हैं फीमेल और मेल के। मेल गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? लार्ज होते हैं और न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, क्योंकि ओवम है वो फर्टिलाइज होगा तो वहीं पे उसका जाइगोट बनेगा और फिर वो फर्दर डेवलप होगा, इसलिए वहाँ पे न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है। इसी तरह जो मेल गैमेट स्पर्म होता है वो स्मॉल और मोटाइल होता है। क्यों? क्योंकि जो अगर मोटाइल नहीं होगा तो वो ओवम तक स्पर्म पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए वो मोटाइल होता है। अब आगे देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये तो कुछ की फीचर्स थे। अब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं किसमें? प्लांट्स के अंदर। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जो फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। तो एक प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन होते हैं बच्चों? फ्लावर्स। जो फ्लावर्स हैं एक टिपिकल फ्लावर के अंदर क्या क्या हो सकता है? टिपिकल फ्लावर के अंदर चार चीज़ें सेपल्स, पेटल्स, स्टिमन और पिस्टिल्स हो सकती है। सेपल्स, पेटल्स, पिस्टिल। पिस्टिल में आप देखोगे ओवेरी है, स्टिग्मा है और स्टाइल है। और स्टेमन, स्टेमन में एंथर और फिलामेंट है। अब आप एंथर और फिलामेंट तो आते हैं उसके मेल पार्ट्स, और पिस्टिल आते हैं उसके फीमेल पार्ट्स। अब बाकी के पेटल्स और सेपल्स इसके सहायक या जिसको अपन हेल्पिंग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोल सकते हैं। इन प्लांट्स में सीड फॉर्मेशन कैसे होता है? तो प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, जो पोलन ग्रेन्स है, जो पोलन ग्रेन्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? एंथर पे। एंथर पे प्रोड्यूस होने के बाद में बाय एयर, वाटर और एनिमल, ये जो मीडियम है पोलिनेशन के, इनके द्वारा ट्रांसफर कर दिए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा के ऊपर। अगर सेल्फ प्लांट के फ्लोर के ऊपर ट्रांसफर करे गए हैं तो उसको सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं, और अगर स्टिग्मा अनदर फ्लावर के दूसरे फ्लावर के ऊपर कर दिया जाएगा तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? जर्मिनेट होते हैं कहाँ पे? स्टिग्मा पे, और वहाँ पे जाके पोलन ट्यूब के अंदर स्टिग्मा पे जाके पोलन ट्यूब जर्मिनेट करते हैं, जो कि स्टाइल के थ्रू पास होते हुए ओव्यूल्स तक पहुंचती है। और जो ओव्यूल कहाँ रहते हैं? ओवेरी के अंदर, वहां तक पहुंचती है। जो ओव्यूल में जाने के बाद में इस मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, और मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो जाइगोट है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनेगा, और जाइगोट कहाँ पे डेवलप करेगा? आगे ओवेरी के अंदर। अब जाइगोट आगे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर बनाता है एम्ब्रियो। ओव्यूल डेवलप होता है, ओव्यूल के ऊपर एक थिक कोट, एक मोटा आवरण डेवलप हो जाता है, और धीरे धीरे ये जाइगोट है जो सीड के अंदर डेवलप होना शुरू कर देता है। ओवरी चेंज इनटू फ्रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉलो। जो ओवेरी है वो फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती है, और दूसरे जो पार्ट्स हैं जैसे पिस्टिल है, पिस्टिल के दूसरे पार्ट्स हैं, और सेपल है, पेटल है, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? उससे फॉलो यानी कि टूट के नीचे गिर जाते हैं।
अब आप इस फिगर में आप देखोगे कि पोलन ग्रेन एक स्टाइल के थ्रू ओवेरी के अंदर पहुंचता है और यहाँ पे आने के बाद में उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा और यहीं पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। अब हम देखते हैं कि जो पार्ट ऑफ फ्लावर है जिनको अपन नॉन एसेंशियल बोलते हैं, उन नॉन एसेंशियल पार्ट्स में अपन देखेंगे सेपल है और पेटल्स हैं, जो रिप्रोडक्शन के काम नहीं आते लेकिन फिर भी ये दूसरे और भी रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। इट मीन्स ये डायरेक्ट टेक पार्ट नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन में, बट सेपल्स हैं वो जो प्रोटेक्ट करते हैं इनर डेलिकेट होल ड्यूरिंग द बड कंडीशंस एंड आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ दे आर ग्रीन इन कलर। जो सेपल्स हैं अगर वो ग्रीन कलर में होंगे तो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, और साथ के साथ जब बड बन रही होती है यानी कि जब कली बन रही होती है, छोटा फ्लावर बन रहा होता है, तो सेपल्स उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। इसी प्रकार जो पेटल्स हैं वो कलर्ड होते हैं और इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। तो ये डायरेक्टली ना तो इनडायरेक्टली जो फ्लावर्स में जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं। इसमें हम देख रहे थे कि एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर, एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर अपन देखें तो एंड्रोशियम गायनोशियम, जिनको हम एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर बोलते हैं। एंड्रोशियम मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है और गायनोशियम फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। Bisexual flowers contains both whorls while a unisexual flowers contains either one of them। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं उनमें एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों ही टाइप के होल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूनिसेक्सुअल में दोनों में से एक होता है। एंड्रोशियम है वो स्टिमन या और अनदर फिलामेंट से मिलकर बना होता है, जबकि जिसमें जो एंथर है वो हैप्लॉइड पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। और गायनोशियम पिस्टिल, जिसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं, और ये किसका स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी से मिलके बना होता है और ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। जो प्लांट्स हैं उनमें फर्टिलाइजेशन की एक अलग प्रोसेस होती है। क्योंकि जो पोलन ग्रेन है उसको स्टिग्मा तक पहुंचना होता है, और स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। और जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, यानी कि एक फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने की जो ट्रांसफर होने की प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। और ऊपर मैंने बताया भी कि एयर है, वाटर है या एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनके द्वारा पोलिनेशन होता है। और वो 2 टाइप का पोलिनेशन था। पोलिनेशन के बाद में होता है फर्टिलाइजेशन। जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आ जाता है तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और पोलन ट्यूब स्टाइल में से होते हुए ओव्यूल तक पहुंचती है। जो ओव्यूल तक पहुंचने के बाद में वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के द्वारा। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के द्वारा जाइगोट फर्दर डेवलप होके एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो बिकम्स ए सीड। और जो ओवेरी है बची हुई, वो ओवेरी क्या बनाएगी, फ्रूट बनाती है। ये तो था रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर। अब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर, स्पेशली ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब ह्यूमन भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करता है। प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स में भी सेक्सुअल जो मोड ऑफ अगर रिप्रोडक्शन है तो इसमें भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होंगे। तो मेल गैमेट स्पर्म होंगे और फीमेल गैमेट एग्स होंगे। ये सभी जो मेल और फीमेल गैमेट है वो अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर जाके अपने पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनको शो करते हैं। एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट के द्वारा होता है, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के द्वारा अदर ऑर्गेनिज्म बाद में डेवलप होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने के पहले हम पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन है, क्या ह्यूमन टिल बर्थ जन्म से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए रिप्रोडक्टिव उसके ऑर्गन से वो डेवलप होते हैं क्या। तो हम देखेंगे
कि जो बच्चा जन्म लेता है उस समय उसमें ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते हैं। ये एक जिसको सेक्सुअल मैच्योरेशन का टाइम होता है उसके बाद में सभी चीज़ें डेवलप होती है। तो हम देखेंगे सेक्सुअल मैच्योरेशन, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म्स सेल्स लाइक ओवा एंड स्पर्म्स फीमेल स्टार्ट्स इन द बॉडी। तो जब पीरियड ऑफ वो पीरियड जब किसी एनिमल के अंदर या ह्यूमन के अंदर ओवा फीमेल में प्रोड्यूस होने लग जाए और स्पर्म मेल के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, तो ये पीरियड क्या कहलाता है? सेक्सुअल मैच्योरेशन का पीरियड कहलाता है। और इस सेक्सुअल मैच्योरेशन को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। इस प्यूबर्टी के अंदर फीमेल और मेल की बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। जो कुछ तो चेंजेस ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल में कॉमन होते हैं, और कुछ डिफरेंट फीमेल में अलग होंगे और मेल में अलग होंगे। तो कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं या कौन से कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो मेल और फीमेल में सेम है? तो उनमें देखेंगे थिक हेयर ग्रोथ, आर्मपिट में और जेनिटल जो एरिया है वहाँ पे जो हेयर की ग्रोथ है वो दोनों में ही होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ जो स्किन है वो ऑयली होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण फेस के ऊपर पिंपल्स आना शुरू कर देते हैं। तो ये तीनों टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं वो तो कॉमन होते हैं मेल और फीमेल में। अब गर्ल्स में सेक्सुअल मैच्योरेशन के या प्यूबर्टी के जो चेंजेस हैं वो क्या होता है? ब्रेस्ट साइज एनलार्ज होना लग जाती है और मेंस्ट्रुएशन होना शुरू हो जाता है गर्ल्स के अंदर। और बॉयज़ के अंदर हेयर ग्रोथ ऑन फेस आ जाती है, साथ के साथ जो वॉइस है वो क्रैक होना शुरू कर देती है, यानी कि आवाज़ फटना शुरू कर देती है, आवाज़ भारी होना शुरू हो जाता है। ये सभी जो चेंजेस हैं वो सिग्नल हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी के, कि अब फीमेल और मेल में सेक्सुअल मैच्योरिटी होना शुरू हो गई है। तो हम अब आगे देखेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों हमने पहले भी क्लास 8 के अंदर पढ़ा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, वेस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड पेनिस इंक्लूड होते हैं। जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस मेल के अंदर एक पेयर के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं जो सेक्टोरम के अंदर लोकेटेड रहते हैं और आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि शरीर की अपने बॉडी है उसके बॉडी के बाहर के साइड में रहते हैं। सेक्टोरम है वो लोअर टेम्परेचर के लिए सेक्टोरम के लिए लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण उसमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो सके। इसी कारण से जो टेस्टिस है जो ह्यूमन बॉडी के बाहर की साइड में रहते हैं। जो टेस्टिस हैं वो मेल जर्म सेल्स स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं और इसके साथ में हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज करते हैं। अब इस टेस्टिस का क्या फंक्शन है? टेस्टिस हैं जो प्रोडक्शन स्पर्म का प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं और प्यूबर्टी के टाइम में जो चेंजेस आते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। प्यूबर्टी के टाइम में जो चेंजेस आते हैं उसके लिए स्पेशली रेस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सेकंड जो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का उसको बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस है वो दो होती है जो क्या करती है? टेस्टिस से स्पर्म्स को यूरिथ्रा तक लेके आती है और यूरिथ्रा में आके ज्वाइन हो जाती है। यूरिथ्रा नेक्स्ट पार्ट है। यूरिथ्रा एक कॉमन पैसेज है फॉर स्पर्म्स के लिए और यूरिन के लिए। इसमें आके दोनों एक जगह ही मिल जाती है और इसके ऊपर एक कवरिंग रहती है, आउटर कवरिंग। इस आउटर कवरिंग को बोलते हैं पेनिस। इसके साथ साथ अब नेक्स्ट जो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का उसमें है एसोसिएट ग्लैंड्स। तो इसमें दो टाइप की ग्लैंड्स है, एक तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स और एक है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, जिनका जो सीक्रेशन है वो सीक्रेशन स्पर्म में आके मिलता है और स्पर्म में आकर मिलने के बाद में जो नया बनेगा स्पर्म में आकर मिलने के बाद में जिस चीज़ का फॉर्मेशन होगा उसको बोलेंगे सीमन। तो एक फ्लूइड बनता है
किस किस चीज़ का, स्पर्म का प्लस सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के सीक्रेशन का, जिसके द्वारा क्या बनता है, सीमन बनता है। अब आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो अब आप देखोगे जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की साइड में सेक्टोरम के अंदर लटके रहते हैं। साथ में जो वेस्ट डिफरेंस है, वेस्ट डिफरेंस यहाँ टेस्टिस से बनने वाले वेस्ट डिफरेंस के थ्रू टेस्टिस से फॉर्मेशन होने वाला स्पर्म है वो यूरिथ्रा में आके मिलता है। अब यूरिथ्रा में यहाँ पे आप देखोगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स, ये सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स अपना जो सीक्रेशन है, फ्लूइड है, वो इसमें मिक्स कर देती है। मिक्स करने के बाद में अब जो यूरिथ्रा के थ्रू बाहर इजेक्ट होता है ह्यूमन जो पेनिस के द्वारा, उसको बोलते हैं सीमन। नेक्स्ट अपना जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपने क्लास 8 में आपने देखा है कि इसमें ओवरीज होते हैं जो प्रोड्यूस करती है एग्स को, फेलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस होता है और वेजाइना होता है। ओवरीज है, ओवरीज वन पेयर लोकेटेड होता है बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के दोनों साइड के अंदर एक पेयर ओवरीज होती है। जो ये जो ओवरीज हैं वो फीमेल जर्म सेल जिनको अपन एग बोलते हैं वो प्रोड्यूस करती है। साथ के साथ टाइम ऑफ बर्थ, जब गर्ल का जो बर्थ का टाइम है, अब बात ये है क्या ये जो एग्स हैं वो प्यूबर्टी आने के बाद में ही फीमेल के अंदर इकट्ठा होते हैं या पहले से भी रहते हैं। तो आपको ये क्लियर कर दें, जो एग्स हैं फीमेल के अंदर टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्ची का जन्म होता है उस समय ही इनके अंदर ये थाउजेंड्स नंबर के अंदर होते हैं, लेकिन वो इमेच्योर होता है। और जब प्यूबर्टी आएगी, आउट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ये जो एग्स हैं वो मैच्योर होना शुरू कर देते हैं। और मैच्योर होने के बाद में जो मेंस्ट्रुएशन सेट होता है उसमें वन एवरी मंथ वन बाय वन ओवरीज एग्स को रिलीज करती है। जो नेक्स्ट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है ओविडक्ट। ओविडक्ट है, ओविडक्ट में या हम जिसको अपन फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ये भी एक पेयर होता है। जो एग्स ओवेरी के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं उनको ट्रांसफ़र करती है कहाँ पे, यूट्रस के अंदर। ये जो ओवेरीज हैं, ओवेरीज में से एग्स एग्स प्रोड्यूस हुए, इन प्रोड्यूस होने के बाद में ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इस फेलोपियन ट्यूब से होते हुए जो एग है वो यूट्रस तक आता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है, एग्स का फर्टिलाइजेशन होता है, तो एग्स का फर्टिलाइजेशन भी कहाँ पे होगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, जिसको अपन ओविडक्ट बोलते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यहीं से जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट के लिए कहाँ पे आएगा, ओवेरी के अंदर, सॉरी यूट्रस के अंदर। यूट्रस है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे बेबी को डेवलपमेंट होता है। और ये जो यूट्रस है वेजाइना के अंदर एक वहाँ जाके खुलता है, और किसके द्वारा खुलता है, सर्विक्स के द्वारा खुलता है। तो आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि ये जो वेजाइना है, ये वेजाइना सर्विक्स के थ्रू इसमें यूट्रस में खुलती है। यूट्रस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे बेबी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और दोनों साइड में एक ओवेरी इधर, एक ओवेरी इधर, एक फेलोपियन ट्यूब इधर, एक फेलोपियन ट्यूब इधर, दोनों एक एक पेयर में होती है। और मंथली कभी लेफ्ट ओवेरी से कभी राइट ओवेरी से एक एक एग रिलीज होता है। और रिलीज होने के बाद में वो एग अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होगा और यहीं से जाइगोट बन के ओवेरी के अंदर आके, सॉरी यूट्रस के अंदर आके डेवलप होता है।
अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है। तो देखो, कुछ इसके लिए टर्म्स देखेंगे अपन। वो टर्म्स है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्पर्मेटो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म। इट मीन्स स्पर्म का अगर प्रोडक्शन होता है टेस्टिस में तो इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब है oogenesis, oogenesis ओवेरी के अंदर एग्स के प्रोडक्शन को oogenesis बोलते हैं। अब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में मेल के द्वारा स्पर्म सेल्स हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इजेक्ट कर दी जाती है। वो इजेक्ट करने के कारण वेजाइना से के थ्रू, ओवरी से थ्रू फेलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म्स पहुंचते हैं, जहाँ पे एग ओवरी से रिलीज होके आ रहा होता है और उसी फेलोपियन ट्यूब के अंदर एग फर्टिलाइज कर दिए जाते हैं स्पर्म के द्वारा। तो इट मीन्स स्पर्म और एग के फ्यूज होने की जो प्रोसेस है और फ्यूज होने के बाद में जाइगोट बनने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और जाइगोट अपने आप ही इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर और वहीं पे एम्ब्रियो में डेवलपमेंट उसका होता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग या फर्टिलाइज्ड एग क्या कहलाता है, जाइगोट कहलाता है। जाइगोट अदर नेक्स्ट जो डेवलपमेंट के लिए यूट्रस के अंदर प्लांट हो जाता है और वहीं पे मैच्योर होएगा। और मैच्योर होने के बाद में मदर का जो ब्लड है उसी से थ्रू प्लेसेंटा अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेता रहता है। और प्लेसेंटा ही है एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है किसको, एम्ब्रियो को, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज हो, ऑक्सीजन हो और वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज वहीं पे होता है। जो टाइम पीरियड है फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ तक का, जो बेबी, जब फीमेल बॉडी में इस फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ से लेके बेबी के बर्थ तक का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और ह्यूमंस के अंदर ये गेस्टेशन पीरियड लगभग 9 महीने का, 9 मंथ्स का होता है। वाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो यूट्रस क्या होता है कि अपने आप को प्रिपेयर रखता है किस चीज़ के लिए, या तो फर्टिलाइज एग के लिए। तो फर्टिलाइज एग के लिए अगर प्रिपेयर रखेगा तो यूट्रस के आउटर लेयर क्या हो जाती है, थिक हो जाती है और स्पंजी हो जाती है, जिससे कि इस पर जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इसके ऊपर आके प्लांट हो जाए। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो ये यहाँ पे अटैच नहीं होगा। और अटैच नहीं होगा तो यूट्रस की जो लाइनिंग है, जो थिक और स्पंजी लाइनिंग बनी थी, अब उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और अगर रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी तो ये लाइनिंग है जो ब्रेक होगी, टूटेगी और बाहर वेजाइना के थ्रू ब्लड के साथ और म्यूकस के साथ बाहर बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। ये जो प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो की थिक स्पंजी लाइनिंग बॉडी के बाहर निकाली जाती है, ये एक साइकिल के थ्रू होती है। और वो साइकिल कितने दिन में कंप्लीट होता है, 28 डेज में। और इस साइकिल को अपन मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जो फीमेल में लगभग 2 दिन से लेके 8 दिन तक चलता है। तो बच्चों अब यहाँ तक तो थी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात। अब हम आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है बच्चों, आज के समय में ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि किस तरीके से ह्यूमंस हैं जो इस प्यूबर्टी के टाइम में या उसके बाद में भी अपने आप को हेल्दी और
जो ट्रांसमिशन डिजीज़ है, सेक्सुअल एसटीडीज़ हैं, दूसरी चीज़ें एसटीआई हैं, इनसे अपने आप को बचा सके। इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ है जो स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की क्या है, एक स्टेट है जिसके द्वारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ऑल स्टेज ऑफ लाइफ। इट मीन्स जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो हेल्थ फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग को डिटरमाइन करती है। ये इस चीज़ को इम्प्लाई करती है कि इंडिविजुअल्स कैन हैव रेस्पॉन्सिबल, सेटिस्फाइंग एंड सेफ सेक्स लाइफ एंड एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस विद द फ्रीडम टू डिसाइड इफ, व्हेन एंड हाउ ऑफन टू डू सो। तो ये इंडिविजुअल्स को रेस्पॉन्सिबल बनाती है, उसको ऐसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो डिसाइड करने के लिए फ्रीडम देती है कि उन्हें रेस्पॉन्सिबल, सेटिस्फाइंग और सेफ सेक्स है लाइफ है वो किस प्रकार से उनको जीनी रहती है। तो इसके लिए हम कुछ की फैक्टर्स पढ़ेंगे। वो क्या क्या है? सेक्सुअल हेल्थ। जो सेक्सुअल हेल्थ है वो सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल रिलेशन, हेल्थी रिलेशनशिप को शो करती है। ये इंश्योर करती है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है या अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन है, मेथड्स है, उनको किस तरीके से यूज करें जिससे कि अनवांटेड जो प्रेगनेंसीज हैं उनसे बचा जा सके। इसके साथ साथ मेंटली हेल्थ अपने मेंटल स्टैंडर्ड को वेल बीइंग करती है। कैसे कि जो वुमन है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और पोस्टमार्टम, जो पोस्टपार्टम पीरियड है जिसको अपन बोलते हैं कि प्रेगनेंसी और चाइल्ड के बीच के टाइम, उसके अंदर अपने आप को मेंटली फिट रखें। और पोस्ट नेटल केयर, बच्चा होने के बाद की में भी प्रॉपर न्यूट्रिशन, उसके बारे में एजुकेशनल, जो चाइल्ड बर्थ है या इन्फेंट है उनके केयर के बारे में अच्छी एजुकेशन उनको पता रह सके जिससे कि वो मेंटली फिट रहें। इसके साथ साथ है फैमिली प्लानिंग कपल्स को ये डिसाइड करने के लिए हेल्प करती है कि बच्चे का टाइमिंग क्या होगी और कौन सा कॉन्ट्रसेप्शंस जिसको हम अपन यूज़ कर सकते हैं, और अनइंटेंडेड जो प्रेगनेंसी है उनसे वो बच सके। इसके साथ साथ जो मेथड्स हैं, कौन सी मेथड्स हैं? अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी को रोकने वाली, जो इसमें बहुत सारे चीज़ें यूज़ हो सकती है जैसे कॉन्डम्स है, जो हार्मोनल या पिल्स हैं, इंजेक्शंस हैं, ये सर्जिकल मेथड्स हैं। जो सर्जिकल मेथड्स हैं वेसिक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसिक्टोमी मेल के अंदर और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में हो सकती है। इसी के साथ साथ जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ हैं उन ट्रांसमिशन डिजीज़ से भी प्रोटेक्शन के लिए जो सेक्सुअली जो हेल्थ है उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। जो जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होने वाला गोनेरिया और सिफिलिस डिजीज़ है, वायरल के कारण वार्ड्स एंड HIV एड्स हैं। इसी प्रकार से इन सब चीज़ों का हम यूज़ ऑफ कंडोम इन इन्फेक्शन को अपन कुछ हद तक रोक सकते हैं। इसके साथ साथ जो कॉन्ट्रासेप्शंस है जो अवॉइड करता है प्रेगनेंसी को और प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन, किसका? ओवा का फर्टिलाइजेशन को रोकता है। अब कॉन्ट्रासेप्शन की जो मेथड्स हैं वो क्या क्या हो सकती है? फिजिकल बैरियर, जो फिजिकल बैरियर में क्या होगा? एग और स्पर्म को फ्यूज होने से रोकना। इसके लिए कॉन्डोम्स है, सर्वाइकल कैप्स है, और एक दूसरा है केमिकल मेथड्स जिसमें एग्स और स्पर्म को फ्यूज होने से रोकने के लिए जैसे पिल्स हैं या पिल्स का यूज़ है। लेकिन पिल्स का यूज़ क्या होता है बच्चों? हार्मोन्स का जो चेंजेस है या बैलेंस है उसको बिगाड़ देता है, जिससे बॉडी में फर्दर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं।
इसके साथ ही जो केमिकल मेथड्स हैं, पिल्स हैं, वो पिल्स क्या करती है, एग्स को रिलीज होने से रोकती है। इसका अलग एक और मेथड है, वो है इंटर यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD। जैसे कॉपर टी है, लूप्स हैं, ये यूट्रस के अंदर फिट कर दिए जाते हैं जो कि प्रेगनेंसी को रोकते हैं। अगली जो मेथड है वो है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में जो मेल की वास्ट डिफरेंस है इसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि स्पर्म का ट्रांसफ़र या स्पर्म का फॉर्म ट्रांसफ़र प्रिवेंट रुक जाता है, इस प्रोसेस को वैसेक्टोमी कहते हैं। इसी तरीके से फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब उसको ब्लॉक कर दी जाती है, जिससे कि एग का ट्रांसफ़र या रुक जाता है। इस प्रोसेस को ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है? इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है? इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इम्पोर्टेंस ये है कि इसके द्वारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जैसे कि एसाइटिस, एड्स, सिफिलिस, गोनेरिया, इन सब के द्वारा इनको सबको रोक सकते हैं। साथ के साथ जो सेक्सुअल प्रैक्टिस है, यूजिंग कॉन्डोम्स है, जिससे कि हम इन इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या होगा, जो एक क्रूशियल स्टेज है जहाँ पर इंडिविजुअल्स अपने बॉडी के अंदर केमिकल और फिजिकल और हार्मोनल चेंज एक्सपीरियंस करते हैं, और उस टाइम ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, जिससे कि प्यूबर्टी है, मेंस्ट्रुएशन है, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस है या कॉन्ट्रासेप्शंस है, इन सभी के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चला के एडोलेंस में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके लिए उनको अवेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ और इससे बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी आती हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड्स है, इसमें नेचुरल मेथड्स है जिनके द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा फर्टाइल पीरियड है उसको अवॉइड करके बर्थ कंट्रोल को रोका जा सकता है। बैरियर मेथड्स जो ऊपर बताया है, कंडोम्स है, कॉपर्टीज हैं, इनका यूज़ करके भी बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। और कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जैसे कि पिल्स हैं या ओवुलेशन को रोकती है। इसके साथ साथ में डिवाइस जो इंसर्ट की जाती है यूट्रस के अंदर, इनसे भी बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। और टीन एज मैरिज हैं या जो अर्ली मैरिज हैं, इनमें टीन एज जो प्रेगनेंसी है उसको भी डिस्करेज करके हेल्थ, मदर और चाइल्ड दोनों के हेल्थ को बढ़ाया जा सकता है। मिसकंसेप्शंस है कुछ इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, उनमें उनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे मिथ है कि ओनली वुमेन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड। तो बच्चों, आप इस चीज़ को जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हेरिडिटी उसमें अच्छे से पढ़ोगे। और अभी भी बताते हैं कि जो बर्थ ऑफ मेल जो चाइल्ड है उसके लिए फीमेल नहीं बल्कि मेल रेस्पॉन्सिबल होता है। और एक और मिथ है, एसटीडीज ओनली इफेक्ट पीपल विथ मल्टीपल पार्टनर्स, कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ हैं वो मल्टीपल पार्टनर्स के कारण ही इफ़ेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स एक्टिविटी करें